दोस्तों, अगर मैं कहूं कि फिलहाल YouTube पर शॉर्ट्स नहीं बल्कि पॉडकास्ट का राज चल रहा है तो शायद आप में से काफी लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एक कड़वा सच है क्योंकि चाहे फिटनेस मॉडल हो, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हो, गेमर हो या ब्लॉगर, आज हर कोई पॉडकास्ट की तरफ मूव कर रहा है। हम अब तक ये सुनते आ रहे थे कि हमारा अटेंशन स्पैम कम होता जा रहा है और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का टाइम गुजर चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म खुद ही अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से पीछे हट रहे हैं। हाल ही में मेटा ने अपने रील्स क्रिएटर फंड को खत्म कर दिया है और टिकटॉक भी अब धीरे धीरे यूट्यूब के जैसे ही लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे में आज बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट है पॉडकास्ट, लेकिन लोगों का अटेंशन स्पैम कम होने के बावजूद भी इतने लंबे लंबे पॉडकास्ट आखिर हिट कैसे हो रहे हैं, जबकि इनमें शॉर्ट वीडियो की तरह कोई फैंसी एडिटिंग, साउंड इफेक्ट, म्यूजिक एंड ग्राफिक्स भी नहीं होती जो इसे इंटरेस्टिंग बना सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूट्यूब पर पॉडकास्ट का फ्यूचर क्या है और क्या आने वाले टाइम में शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट खत्म हो जाएंगे। आइए इसे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडिया के सबसे फेमस पॉडकास्टर की बात करें तो रणवीर इलाहाबादिया का बियर बाइसेप चैनल इस लिस्ट पे टॉप पर आता है, जिस पर 5.31 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस एंथुजियास्ट के लिए राज शमामी सबसे फेमस पॉडकास्टर हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर 1.15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो ऑनेस्टली बाय तन्मय भट्ट का पॉडकास्ट बेस्ट इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। अगर आप इन पॉडकास्ट को देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा ड्रामा के। बस आमने सामने दो या उससे ज्यादा लोग बैठ के एक दूसरे से अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं। इवन इनके एपिसोड्स भी हफ्तों या कभी कभी महीनों में अपलोड होते हैं। इसके बावजूद भी इनके चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसे में ये सरप्राइज करता है कि पॉडकास्ट इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो रहा है, और अगर पॉपुलर हो भी रहा है तो ये लंबे समय तक क्या ऐसे ही ट्रेंड करता रहेगा या फिर ब्लॉगिंग की तरह कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ साल पहले जितनी तेजी से ब्लॉगिंग पॉपुलर हुआ वो अपने आप में ही बेहद हैरान कर देने वाला था। उसी को देखते हुए लाखों नए ब्लॉगर्स मार्केट में आ गए, लेकिन अब सीन बदल चुका है और अब सिर्फ उन्हीं ब्लॉगर्स का चैनल ग्रो कर रहा है जो ऑडियंस के बीच एक यूनिक आइडेंटिटी बना चुके हैं, जबकि बाकी के ब्लॉगिंग चैनल की ग्रोथ स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी है। यहाँ तक कि काफी सारे स्ट्रगलिंग ब्लॉगर्स ने इससे अपना हाथ भी पीछे खींच लिया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी कितने समय तक चलने वाली है। इसके बारे में जानने से पहले आइए एक बार इस पर नजर डालते हैं कि आखिर पॉडकास्ट की शुरुआत कैसे हुई और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के पीछे किसका अहम रोल रहा है। दोस्तों, पॉडकास्ट की शुरुआत होती है 2003 में, जब इसे रेडियो शो के फॉर्म में ब्रॉडकास्ट किया जाता था। एक्चुअली क्रिस्टोफर लाइडन नाम के एक अमेरिकन जर्नलिस्ट रेडियो शो को होस्ट करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि शो खत्म होने के बाद भी लोग इसे सुन सकें। इसके लिए उन्होंने हर एपिसोड को रिकॉर्ड करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना शुरू कर दिया। उनके ये पॉडकास्ट खूब ज्यादा पॉपुलर हुए, जिसकी देखा देखी और लोगों ने भी पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। न्यूज, साइंस, हिस्ट्री और एडवेंचर्स जैसे हर तरह के टॉपिक्स पर पॉडकास्ट बनने लगे और इस तरह ये दुनिया भर में लोगों के लिए अपने थॉट्स और कहानियों को दूसरों के साथ शेयर करने का एक जरिया बन गया। बाद में एप्पल ने पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी को नोटिस किया और एप्पल पॉडकास्ट नाम से एक अलग ऐप बना दिया। इससे लोगों के लिए पॉडकास्ट सुनना और भी ज्यादा आसान हो गया। वहीं अगर हम बात करें कि पॉडकास्ट यूट्यूब पर कैसे पॉपुलर हुआ तो नो डाउट इसका क्रेडिट जाता है UFC कमेंटेटर जो रॉगन को। असल में जो रॉगन ने 2009 में ही पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, जिसका नाम था द जो रॉगन एक्सपीरियंस। हालांकि उस समय ये पॉडकास्ट सिर्फ ऑडियो फॉर्म में होते थे, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूस्ट्रीम नाम के एक अमेरिकन वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म पर हुआ करता था। मगर बाद में जब इनकी ऑडियंस बढ़ने लगी तो 2013 में इन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लेते हुए अपनी पॉडकास्ट की फुल वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया। अगर आपने कभी भी इनका वीडियो देखा है तो आपको आइडिया होगा कि वीडियो क्वालिटी एंड प्रोडक्शन की जगह इनका मेन फोकस लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना होता था। इसलिए कई बार ये पॉडकास्ट घंटों घंटों तक चले जाते हैं एंड इसके बावजूद भी ऑडियंस इनसे दूर नहीं होती। दोस्तों, इनके पॉडकास्ट को हिट बनाने में इनके हाई प्रोफाइल गेस्ट का भी बड़ा रोल रहा है, जिनमें रिनाउंड साइंटिस्ट लाइक नील टाइसन, इन्फ्लुएंसर फिगर लाइक इलोन मस्क और इनके जैसे और भी कई पॉपुलर सेलिब्रिटी शामिल हैं। यही वजह है कि 2020 तक इनके चैनल पर 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और लगभग 3 बिलियन व्यूज हो चुके थे। लेकिन इसके बाद चीजें बदलने लगी क्योंकि स्पॉटिफाई ने 2020 में जो रॉगन के साथ एक डील साइन की, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉडकास्ट सिर्फ स्पॉटिफाई पे ही होस्ट कर सकेंगे। यानी उनके फुल लेंथ पॉडकास्ट का वीडियो या ऑडियो वर्जन किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश नहीं किया जा सकेगा। और इस डील के लिए स्पॉटिफाई ने रॉगन को अराउंड $200 मिलियन पे किया था।
ये डील होने के बाद सितंबर 2020 से द जो रोगन एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर आने लगा। हालांकि अब भी आप जो रोगन के यूट्यूब चैनल पर ओरिजिनल पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स देख सकते हैं जो स्पॉटिफाई पर मौजूद एपिसोड्स की हाइलाइट्स होती हैं। दोस्तों, स्पॉटिफाई वर्ल्ड के सबसे फेमस पॉडकास्टर को इतना बड़ा अमाउंट पे करके अपने प्लेटफॉर्म पर इसलिए ले गया ताकि उसकी ऑडियंस बेस बढ़ सके, और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि जो रोगन की लॉयल ऑडियंस एक बड़ी संख्या में यूट्यूब से स्पॉटिफाई पर शिफ्ट हो गई, जो इनिशियली यूट्यूब के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। दोस्तों, जो रोगन ने भले ही यूट्यूब को छोड़ दिया, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं आई, बल्कि उनका ऑडियंस बेस बढ़ता ही चला गया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रोगन एक्सपीरियंस के एक एपिसोड को 11 मिलियन से ज्यादा लोग सुनते हैं और ये स्पॉटिफाई का मोस्ट पॉपुलर पॉडकास्ट है। अब ऐसा नहीं है कि जो रोगन के जाने के बाद यूट्यूब का परफॉर्मेंस खराब हो गया, बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बड़े क्रिएटर्स किसी प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाते हैं तो ये उस प्लेटफॉर्म के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। ये सुनने में आपको हैरान कर सकता है, लेकिन यही सच है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। एक्चुअली मैक्सिमम ऑडियंस बड़े क्रिएटर्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसे में जो नए या छोटे क्रिएटर्स हैं उनके लिए ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब बड़े क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं या कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेते हैं तो इससे छोटे क्रिएटर्स को एक पुश मिलता है और उनके कंटेंट को भी ऑडियंस देखने लगती है। कुछ ऐसा ही देखा गया ट्विच के साथ, जो एक वीडियो गेम और ई स्पोर्ट पर फोकस्ड लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। अगस्त 2019 में इसके सबसे पॉपुलर और इन्फ्लुएंसर फिगर निंजा इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिक्सर पर शिफ्ट हो गए थे, जो इनके फॉलोअर्स के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनके जाने के बाद 5 से 6 नए स्ट्रीमर बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो गए और इनकी वजह से नए पेड सब्सक्राइबर्स भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगे, जो ओवरऑल ट्विच के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ। खैर, रोगन ने स्पॉटिफाई के साथ सिर्फ 3.5 साल के लिए ही डील साइन की थी, जिसका मतलब है 2024 में उनकी डील एक्सपायर हो जाएगी। अगर इसके बाद रोगन वापस से यूट्यूब पर लौटते हैं तो मुझे यकीन है कि वो फिर से एक बार यूट्यूब के सबसे बड़े पॉडकास्टर्स में शुमार किए जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर पॉडकास्ट में ऐसा क्या है कि ये इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। दोस्तों, अगर हम मेक जोक ऑफ, मिस्टर इंडियन हैकर या बीबी की वाइन्स जैसे कुछ सक्सेसफुल इंडियन यूट्यूब चैनल्स की बात करें तो इनमें साउंड इफेक्ट, हाई क्वालिटी एडिटिंग, एक्सपेंसिव कैमरा एंड सुपर हाई एनर्जी देखने को मिलती है और इस सब के पीछे लाखों रुपए खर्च होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, पॉडकास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक वीडियो की बात करूं तो इसे क्रिएट करने में मुझे 30 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। वहीं अगर हम बीबी की वाइन्स की वीडियो की बात करें तो उसे बनाने में 100 आवर्स भी लग सकते हैं और मिस्टर इंडियन हैकर के लेवल के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हो सकता है हफ्तों या महीनों का टाइम लग जाए। इतने घंटों की मेहनत करने के बाद एक 10 से 20 मिनट की वीडियो तैयार होती है। वहीं एक पॉडकास्ट को बनाने में केवल 3 से 5 घंटे का समय लगता है। मैक्सिमम हो सकता है 10 घंटे लग जाएं, लेकिन इसके बाद आपको 10 या 20 मिनट नहीं बल्कि घंटों का कंटेंट मिलता है और यही चीज पॉडकास्ट का पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि जो लोग पॉडकास्ट को सुनते हैं उनमें से ज्यादातर लिसनर सक्सेसफुल और एम्बिशियस होते हैं, जो हमेशा अपनी नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इससे साफ है कि पॉडकास्ट की रीच एक स्पेशल ग्रुप के लोगों तक होती है और ये एडवर्टाइजर्स के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो अपने एड्स को एक हाई वैल्यू ऑडियंस को शो कर रहे होते हैं और इसके लिए वो पॉडकास्टर को बड़ा अमाउंट ऑफर करते हैं। दोस्तों, पॉडकास्ट का एक और फायदा ये भी है कि इसके जरिए आपको बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। आप अपने शो पर फेमस और इन्फ्लुएंशियल लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जैसे नथिंग के फाउंडर कार्ल पी, फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल, अश्नीर ग्रोवर या इन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ घंटों बातें करने और उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है और ये सक्सेसफुल लोगों से नेटवर्क बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है व्यूवर्स के अटेंशन को ग्रैब करके रखना और आज के दौर में ये एक वैल्यूएबल करेंसी से कम नहीं है, क्योंकि जब कोई प्लेटफॉर्म लोगों का अटेंशन पा लेगा तो खुद ब खुद उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे। यही वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने एल्गोरिथम को इम्प्रूव करने के लिए एक सही बैलेंस की तलाश में रहते हैं। बात करें पॉडकास्ट की तो ये YouTube पर बहुत ही आसानी से लोगों को रिकमेंड हो जाता है, क्योंकि भले ही वो लेंथ में बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके पास एक अच्छा खासा वॉच टाइम होता है एंड ज्यादातर पॉडकास्ट 30 या 40 मिनट से भी ज्यादा लंबे होते हैं, जिसे लोग डेली सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनकी डेली रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। जैसे मॉर्निंग या नाइट वॉक के समय, घर में काम करते हुए, कुकिंग या लॉन्ड्री के वक्त लोगों को पॉडकास्ट सुनना काफी पसंद होता है। इसका एक रीजन ये भी है कि पॉडकास्ट लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ उन्हें प्रोडक्टिव भी बनाता है। इसके अलावा आजकल जॉब के चक्कर में अनजान शहर के अंदर रहने वाले लोग
खुद को काफी अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में जब वो दो लोगों को बातचीत करते हुए सुनते हैं तो वो भी खुद को उस कन्वर्सेशन का एक पार्ट महसूस करने लगते हैं। साथ ही सभी लोग लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन पर देखना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए भी पॉडकास्ट एक वरदान का रूप है। एंड यही वजह है कि यूट्यूब या स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म को पॉडकास्ट प्रमोट करने के लिए कुछ खास एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि ऑडियंस खुद ही उन तक पहुंच जाती है। और इस तरह ये प्लेटफॉर्म पर लोगों का अटेंशन कैप्चर करने और उसे बनाए रखने के लिए एक बहुत ही कमाल का टूल साबित होता है। लेकिन दोस्तों, अब पॉडकास्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ काफी चैलेंजेस भी सामने आने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों ने व्लॉगिंग शुरू किया था वैसे ही अब बड़ी संख्या में लोग पॉडकास्ट भी शुरू कर रहे हैं। ऐसे में जब और ज्यादा लोग सेम नीच पर जंप करेंगे तो हो सकता है कि इसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा ना रहे, जिससे पॉडकास्टिंग वर्ल्ड के सैचुरेट होने का भी काफी रिस्क है। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि ज्यादातर पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी उनके गेस्ट को लेकर होने वाली क्यूरियोसिटी की वजह से होती है। जैसे कि जब हम किसी बड़ी हस्ती के बारे में नहीं जानते तो उनको लेके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ जर्नी, बिजनेस या पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं तो धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर खत्म होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, शार्क टैंक सीजन 1 के बाद अश्नीर ग्रोवर की पॉपुलैरिटी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड उसके बाद ये हमें कई सारे पॉडकास्ट में दिखे जहां हम सब ने उनकी बिजनेस जर्नी और पर्सनल लाइफ से जुड़ी स्टोरीज व एक्सपीरियंस के बारे में जाना। इस वजह से इनको लेकर जो सवाल हमारे मन में थे अब उनमें से काफी के जवाब हमें मिल चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक वैल्यूएबल या सक्सेसफुल पर्सनालिटी नहीं रहे। वो अभी भी उतने ही पॉपुलर हैं। हुआ बस ये कि उनके आसपास की मिस्ट्री दूर हो गई। और अगर इसी तरह बैक टू बैक इनके पॉडकास्ट आते रहे तो काफी चांसेस है कि इन्हें पहले जितनी बड़ी ऑडियंस ना मिले। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि पॉडकास्टिंग कितना सस्टेनेबल है। दोस्तों, इसके कुछ साइन अभी से ही दिखने शुरू हो गए, जैसे कि नए पॉडकास्ट ज्यादा लिसनर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। वहीं पॉपुलर पॉडकास्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और सेम गेस्ट को बार बार रिपीट करके काफी व्यूज एंड ग्रोथ अचीव कर ले रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पॉडकास्ट के लिए ये एक सुनहरा दौर है। लेकिन इन फ्यूचर इनके भी व्यूज और लाइक्स व्लॉगिंग की तरह खत्म हो जाएंगे। वैसे व्लॉगिंग के बारे में भी ऐसा नहीं है कि ये एरिया पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि अब उसकी पॉपुलैरिटी वैसी नहीं रही जैसा कुछ साल पहले हुआ करती थी। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि पॉडकास्ट के साथ भी ऐसा ही होगा। वैसे दोस्तों, आप किसके पॉडकास्ट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।